सभी को नमस्कार। राधे राधे और आप सभी का एक बार फिर करियरविल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत बच्चों। ठीक है। तो जी सभी को नमस्कार भाई। महक, अभिलाषा, रणवीर, निशा, अजीत, अजीत, गोकुल, जी सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो फाइनली आज की आखिरी क्लास है ना। ठीक 7:03 का समय हो रहा है और एकदम लाइव क्लास आपकी नई दिल्ली करियरविल ऑनलाइन स्टूडियो से। ठीक है। बताइए लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? ये आपकी क्लास 9th की बायो की क्लास है। और जल्दी से बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक देखा था, तो उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सलोनी, जयकिशन, गोकुल, जी नमस्कार भाई। बताइए बच्चों लास्ट क्लास में कहाँ तक करा था, फिर उसी के आगे करें। सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर ली थी, जीत कह रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गई थी। डायग्राम बना दिया था मैंने सेल मेम्ब्रेन का। जल्दी से बताइए डायग्राम हो गया था, तो फिर उसी के आगे स्टार्ट करें। ठीक है। ओके। हरी ना लेंगे। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, या फिर इंग्लिश में इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है भाई। तो अब कोशिका जो द्रव आप देख रहे हैं, जो साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं, तो बच्चों कोशिका द्रव के अंदर कई प्रकार के, ध्यान रखेंगे, कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जो मेजर तौर पे आपको कोशिकांग पढ़ने हैं वो आपको यहीं पे पढ़ने हैं। ठीक है, वो आपको यहीं पर पढ़ने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया है, उदाहरण के तौर पे लाइसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप अंतःप्रद्रव्य जालिका भी कहते हैं, वो हैं। उसके अंदर भी आपको पता होने चाहिए कि भाई दो प्रकार के होते हैं, एक को हम रफ कहते हैं, एक को हम स्मूथ कहते हैं। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ के साथ में ध्यान रखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये दो प्रकार के रेटिकुलम पाए जाते हैं। इसके अलावा सेंट्रियोल्स, यानी कि तारककाय या सेंट्रोसोम्स जिनको आप कहते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोल्जी बॉडी, है ना, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की छोटी छोटी रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं जिनको आप वैक्यूल्स कहते हैं। और इसके अलावा भी ना जाने अन्य प्रकार के 4-5 छोटे छोटे और भी कोशिकांग आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके हमें पढ़ना है। ठीक है। तो कुछ मैं यहाँ पर आपको नाम लिखवा देता हूँ जो मैं यहाँ पे पढ़ने हैं। बाकी आपको एक एक करके जब मैं कराऊंगा तो फिर वहां पर आपको नाम मिल जाएंगे। ठीक है। आइए। तो कोशिका द्रव, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो हम क्या लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के भीतर पाए जाने वाला पाए जाने वाला द्रव ही साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव कहलाता है। ठीक है बेटा। तो कोशिका द्रव क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका द्रव क्या होता है। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म आपको पता है कि ये चीज़ साइटोप्लाज्म होती है। नहीं निशा, मेरी लगातार क्लास होती है बेटा। ठीक है, 8 घंटे। आज तो आज के 6 घंटे थी आज क्लास। ठीक है। जैसे मान के चलिए कोशिका है, मान के चलिए कोशिका है। ठीक है। तो अगर बच्चों ये कोशिका है तो इस कोशिका के अंदर ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ठीक है, अगर ये कोशिका है तो इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाला ये पूरा का पूरा पदार्थ, यही, इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? इसी को हम नाम दे रहे हैं जीव, सॉरी, कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म। ठीक है। इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये है कोशिका की झिल्ली।
दिस इज कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला, ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला एक द्रव जिसे आप जीव द्रव्य कहते हैं। तो इस द्रव के अंदर आपको मिलेंगे कई प्रकार के कोशिकांग, ठीक है। तो उसी बात को लिखना है कि कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले। तो अगला पॉइंट हमें क्या लिखना है? कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अधिकांश कोशिकांग, पाए जाने वाले कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, ठीक है। वेलकम गरिमा। कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो भाई जब कोशिका द्रव में अब ये सब पाए जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, क्या समझेंगे, उस बात को देखो जरा ध्यान से। ये है आपकी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, इसको हम कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखो, ये रहा न्यूक्लियस, दिख रहा है? ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस कोशिका द्रव्य के अंदर नहीं है, ध्यान देखो। कोशिका द्रव तो ये काला वाला है, न्यूक्लियस कोशिका द्रव्य के अंदर नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस को हमें अलग से पढ़ना होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं कई प्रकार के, ठीक है, द्विकुंडलित डीएनए, ठीक है। हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि ये सब क्या है। द्विकुंडलित डीएनए आपको यहाँ पर मिलेंगे, प्लस कई सारे प्रोटीन वगैरह, जैसे डीएनए के ऊपर ये आपको जो है क्रोमोसोम्स वगैरह, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह, ये सब आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि कई प्रकार की जो अंतःप्रद्रवीय जालिकाएं हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर इस तरह से पाई जाती हैं, कुछ स्मूथ और कुछ रफ, जो आपके सीधा कोशिका झिल्ली तक जा रही हैं, ठीक है। मैं इधर नहीं बना रहा क्योंकि इधर मैं कुछ और बना दूंगा। कई प्रकार के लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाइजोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम्स ये वही है जो कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहलाती हैं। इसके अलावा पूरे के अंदर राइबोसोम्स बिखरे होंगे, ठीक है। राइबोसोम्स ये प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का निर्माण करने के लिए राइबोसोम्स पाए जाते हैं पूरी कोशिका के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके बाद कोशिका को विभाजित करने के लिए सेंट्रोसोम्स नाम की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम नाम की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो कोशिका को क्या करती हैं? विभाजित करती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के पास आके ये विभाजित कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ विशेष प्रकार के गोल्जी एपरेटस पाए जाते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी जिसको आप कहते हो, ठीक है, गोल्जी बॉडी वगैरह। तो ये सब गोल्जी बॉडी वगैरह हो गए, तो ये सब कोशिका के अंदर आपको मिलेगा। रिक्तिकाएं वगैरह होंगी, छोटी छोटी आपको वैक्यूल्स मिलेंगे, छोटे छोटे, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे ये वैक्यूल्स हैं जो कि आपको हर जगह कोशिका के अंदर मिलेंगे। पादप कोशिकाओं में ये न्यूक्लियस के पास होती हैं, है ना, न्यूक्लियस थोड़ा साइड में होता है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में ये रिक्तिकाएं अलग अलग जगहों पर होती हैं। तो ये कुछ इस तरह का सेल का आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है जी? गुड इवनिंग सभी को। तो ये सारे के सारे जो बच्चा कोशिकांग आप देख रहे हैं कोशिका के, तो ये सारे के सारे कोशिकांग आपको एक एक करके आप पढ़ने हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले एक दो कोशिकांगों को इनके अंदर, कि जो कोशिका द्रव के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं, ठीक है, ये सब कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे ये कौन कौन से कोशिकांग होंगे समझिए। ऊपर लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहले नंबर पे आप डाल सकते हैं हेडिंग, जैसे सबसे पहले पे आप डाल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही होता है,
बाकी इंग्लिश में नाम जब सेपरेट लिखवाऊंगा तब लिखवा दूंगा, अभी हिंदी में लिख रहा हूँ हर जगह, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लिख लें राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। तीसरे नंबर पे आप लिख लें अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है। हालांकि ये दो प्रकार की होती हैं, स्मूथ और रफ। ठीक है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ठीक है, अंतः प्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं, बाद में बात करेंगे, रफ और स्मूथ। ठीक है, खुरदरी और जो सामान्य होती हैं। ठीक है। रोशन बेटा वॉल्यूम ठीक है ना? चौथा देखिए, लीड लगाइए कान में, कानों में लीड लगा लीजिए, एकदम बढ़िया आवाज़ आएगी। ठीक है। इसके अलावा कई प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी। जो ये सफ़ेद वाली आप देख रहे हैं, ये रिक्तिकाएं हैं, वैक्यूल्स हैं, रिक्तिकाएं। तो कई प्रकार की रिक्तिकाएं आपको मिलेंगी, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद पांचवें नंबर पर अगर हम बात करें तो लाइसोसोम, जो पीले वाले आप देख रहे हैं, ये आपके लाइसोसोम हैं। ठीक, ऑरेंज वाले, इनको हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम यही घाती थैली है कोशिका की। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेंट्रोसोम्स, यानी कि तारक काय, जो कि कोशिका को विभाजित करेंगे, तारक काय। ठीक है, तारक काय वगैरह। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें लगभग। ठीक है। और आदि, यहाँ लिख लो आप, आदि बहुत सारे होते हैं, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे जब, तो जो बचे होंगे वो भी लिख लेंगे। ठीक है। तो किसी को मेरे ख्याल कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं होगी, सबको समझ में आ गया होगा? बता दीजिए एक बार। दिख रहा है? चलो ठीक है, नोट करो फटाफट, से जल्दी से नोट करो। कहाँ पर? जी। निशा क्या पूछ रहे हो बेटा? MSTH क्लास मतलब? हाँ, गोल्जी बॉडी भी, गोल्जी बॉडी है तो, ये गोल्जी बॉडी लिखनी है लिख लो। लिखना क्या, इतना लिख दिया बस बहुत है ना, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। ये जो बनाया था ना, ये गोल्जी बॉडी थी, गोल्जी एपरेटस कहते हैं सर। ठीक है, अब शुरू करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इंग्लिश में भी इसे माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वैसे इसका एक अन्य नाम और है। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सूत्रकणिका भी इसे हम कहते हैं। देखो बेटा, कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हो तो माइटो तारक काय क्या होता है अभिलाषा? बेटा तारक काय को सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा तारक काय क्या होता है, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं राइबोसोम क्या होता है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने भी नहीं पढ़ा, है ना? या मैं आपसे पूछूं गोल्जी बॉडी क्या होती है, आप नहीं बता पाओगे, भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो एक एक करके सारे बताऊंगा, तो उस समय पे तारक काय भी बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात समझ रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसे। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है ये। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की ऊर्जा मिल रही है और आप काम कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन पता क्या है? उसके पीछे रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया।
क्योंकि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, जो कोशिकीय श्वसन है, ठीक है, वो दो प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। तो जो वायवीय श्वसन हो रहा है वो दो जगह होता है, एक आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका जो द्रव है उसके अंदर, और दूसरा होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन होता है उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन आएगी और, ठीक है, खाने को तोड़ेगी, ठीक है, भोजन का ब्रेकडाउन होगा, भोजन को टूटा जाएगा या भोजन को तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसे कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं ये क्या लिखा चंदन आपने? अपना नंबर फिजी मतलब क्या लिख दिया आपने ये? हाँ, तो उसे हम कहते हैं बेटा वायवीय श्वसन। तो याद रखेंगे कि वे सभी प्रकार के जीव जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उनके अंदर वायवीय श्वसन होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई अगर आपसे पूछे कैसा श्वसन, तो आप बोलेंगे वायवीय श्वसन। आगे चल के लिखवाऊंगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, आगे चल के हम बात करेंगे। तो ये तो बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हो, ठीक है, ये सबसे पहले जब खोजा गया था तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया गया था, ठीक है। जब सबसे पहले ये खोजा गया, इसे हमने, जो भाई एक व्यक्ति होते हैं उनका नाम होता है कॉर्लिकर, ठीक है। मैं आपको अभी चार पांच साइंटिस्ट के नाम बताता हूँ, जैसे कॉर्लिकर हैं, जैसे बेंडा हैं, ठीक है, जैसे फ्लेमिंग हैं, है ना। तो ये बहुत तरह के ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर काम किया, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्लिकर नाम के एक व्यक्ति आते हैं जो कोशिका के अंदर अपने जो माइक्रोस्कोप होता है उससे देखते हैं, और उन्होंने सबसे पहले इसको देखा कि भाई किसी प्रकार की संरचना होती है, और उसको इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम ना देके उसको उन्होंने सार्कोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया? सार्कोसोम। पहले सुनो ध्यान से, फिर सब कुछ लिखवा दूंगा। मैंने आपको ये बात बताई कि जो कॉर्लिकर नाम के व्यक्ति थे, कॉर्लिकर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्या करा? उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने खोज तो लिया, ठीक है, लेकिन नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया। नाम क्या दिया? नाम बेटा उसने दिया सार्कोसोम, ठीक है, सार्कोसोम नाम दे दिया। लेकिन आगे चल के एक दूसरे वैज्ञानिक है जिन्हें कहा जाता है ऑल्टमैन, ठीक है, जिनको बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो असली में खोज करता थे वो ऑल्टमैन थे, जो कि बोला जाता है भाई कॉर्लिकर ने सबसे पहले खोज तो लिया, लेकिन कॉर्लिकर ने बस ये कह दिया कि हाँ यार ये सार्कोसोम नाम की कोई संरचना है, लेकिन ज्यादा डिटेल में उसके बारे में कॉर्लिकर ने कोई बात नहीं करी। तो ज्यादा डिटेल में किसने बताया? ज्यादा डिटेल में बच्चा बताया आपके ऑल्टमैन ने। तो ऑल्टमैन ने जब माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सार्कोसोम, क्योंकि उस समय पे तो सार्कोसोम कह रहे थे, तो जब ऑल्टमैन ने सार्कोसोम के ऊपर बात करा तो फिर ये बताया कि यार सार्कोसोम में तो श्वसन होता है, सार्कोसोम में तो श्वसन होता है, और जब सार्कोसोम में श्वसन होता है तो उन्होंने इसे सार्कोसोम नाम हटा के बायोप्लास्ट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बायोप्लास्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है, आपको पता होनी चाहिए ये। फिर से सुनिए, मैंने कहा सबसे पहले आए कॉर्लिकर। कॉर्लिकर ने कोशिका के अंदर एक अजीब तरह का, ठीक है, चप्पल के आकार के जैसा एक इन्होंने एक संरचना देखी, एक कोशिकांग देखा, जिसको नाम क्या दिया गया बेटा? इसको नाम दिया गया सार्कोसोम। तो सबसे पहले कॉर्लेकर ने इन्हें सार्कोसोम नाम दिया। लेकिन फिर आगे चल के जब ऑल्टमैन आते हैं तो ऑल्टमैन ने क्या किया? ऑल्टमैन ने इस सार्कोसोम के बारे में और ज्यादा गहन अध्ययन किया, और ज्यादा स्टडी करी, और ये नाम दिया कि भाई ये बायोप्लास्ट है, क्योंकि इसके अंदर तो श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है। इसीलिए ऑल्टमैन को हम माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता भी, मतलब जो रियल फाउंडर है ना, जो रियल फाउंडर है, हम उसको मानते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। लेकिन चीज यहीं पे नहीं थमी, चीजें यहीं पर नहीं थमी, बल्कि चीजें और आगे गई। और आगे जाने के बाद क्या हुआ कि भाई एक और महान वैज्ञानिक है जिनका नाम था फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने भी इसके ऊपर स्टडी करी, और फ्लेमिंग ने इस बायोप्लास्ट को फिला नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? फिला। तो फ्लेमिंग ने कहा कि भैया ये बायोप्लास्ट जो है, ये बायोप्लास्ट नहीं, ये फिला है। उन्होंने बस नाम चेंज कर दिया और ज्यादा कुछ खास बातें इसके बारे में नहीं बताई। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है बेंडा। तो सी बेंडा नाम के जो वैज्ञानिक है, फाइनली आके वो इस संरचना को सार्कोसोम, बायोप्लास्ट या फिर फिला, इन तीनों से हटाकर क्या नाम देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया नाम देते हैं। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने खोजी, आप बोलेंगे कॉर्लिकर ने खोजी। आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का रियल फाउंडर कौन है, या कह लीजिए जो रियल इन्वेंटर है वो कौन है, तो आप बोलेंगे सर ऑल्टमैन है। अगर कोई आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, आप बोलेंगे सर सी बेंडा ने दिया।
तो ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट आपको ध्यान रखने हैं, तीनों पे सवाल बने हुए हैं, आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कोशिका के अंदर वायवीय सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय श्वसन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय श्वसन होने के कारण ही एक और महान वैज्ञानिक आगे चल के आए, जिनका नाम था सी विट्ज। ठीक है, जिनका नाम क्या था? सी विट्ज। और सी विट्ज नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बात बताई कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होता है, वो भी वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन आती है और वो भोजन का ब्रेकडाउन करती है, और कोशिका के हर एक कोशिकांग तक पोषक पदार्थ पहुंचते हैं, और उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, वो भी 38 एटीपी, यानी कि 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया निकालता है और देता है। तो जब ऊर्जा निकालता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह, है ना, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, किसने बोला? बताइए, सी विट्ज ने बोला। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी होती हैं, ये सारी की सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ, सभी नाम लिखवा रहा हूँ, डोंट वरी। मैं जो भी बात बोलता हूँ यार मैं लिखवाता हूँ, आपको पता नहीं है क्या? मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है, पहले मैं समझाता हूँ, आपके कानों में बातों को डालता हूँ, फिर मैं वो सारी की सारी चीजें बोर्ड पे लिखता हूँ। ये तरीका होता है पढ़ाने का। ठीक है, लिखते हैं इन सभी चीजों को। आइए, तो सबसे पहले व्यक्ति आए माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। इसके अलावा लाइन डालेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कुछ वैज्ञानिक माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कुछ वैज्ञानिक इस प्रकार हैं। ठीक है, आइए वैज्ञानिकों का नाम लिखते हैं। सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए उनका नाम है कॉर्लिकर। एक मिनट बेटा, हेलो।
जी बेटा। चलिए, तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो हैं कॉर्लिकर। तो कॉर्लिकर नाम दिया, कॉर्लिकर के बाद दूसरे व्यक्ति कौन आ गए? कॉर्लिकर के बाद दूसरे व्यक्ति आ गए, उनका नाम है ऑल्टमैन। ऑल्टमैन, ठीक है, जिनको वास्तविक कह लीजिए फाउंडर कहा जाता है, या कह लीजिए इन्वेंटर कहा जाता है कोश माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति की अगर हम बात करें तो तीसरे व्यक्ति हैं फ्लेमिंग। क्या नाम है इनका? इनका नाम है फ्लेमिंग। ये तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको फिला कहा, ठीक है। भाई इसने सार्कोसोम कहा, इसने कहा ऑल्टमैन ने कि भाई सार्कोसोम तो ठीक है लेकिन हम इसे बायोप्लास्ट कहेंगे, तो इन्होंने इसको बायोप्लास्ट कह दिया, ठीक है। उसके बाद फ्लेमिंग ने इसे फिला कह दिया। इसके बाद चौथे वैज्ञानिक आते हैं, इनका नाम होता है सी बेंडा। सी बेंडा, सी बेंडा इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया फाइनली, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया है। और पांचवें वैज्ञानिक आते हैं सी के विड्स, जो कि कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, कोशिका ग्रह है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, सी के विड्स। सी के विड्स, ठीक है। तो बेटा ये सारे के सारे नाम आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। सी के विट्स, ठीक बच्चा। तो कॉर्लिकर ने क्या कहा? कॉर्लिकर ने इसे, कॉर्लिकर ने इसे सार्कोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया? सार्कोसोम। कॉर्लिकर ने इसे सार्कोसोम नाम दिया, ठीक है बेटा। ऑल्टमैन ने, ऑल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। ये सब याद कर लो, पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपका बेस मजबूत हो ना, अभी आप क्लास नाइन्थ में हैं, नो डाउट, ठीक है। मैं आपको क्लास नाइन्थ में भी कुछ ऐसी चीज़ें भी कराता हूँ जो आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी होती हैं और जो क्लास टेंथ में आपको पढ़नी है, ठीक है। लेकिन वो मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। जब आप नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ पढ़ लेंगे और आगे चल के जब आप कंपटीशन में आएंगे तो यही साइंस आपको पढ़नी है वहाँ पर फिर से एक बार। और जब आपका बेस मजबूत होगा ना तो वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं, मतलब कहीं ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने नाम दिया, बायोप्लास्ट किसने नाम दिया, सार्कोसोम किसने नाम दिया। ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता है। और बेटा ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे आपको आपकी स्कूल की टीचर पढ़ाएगी भी नहीं। आप खुद देख लेना, इस बात को ऑब्जर्व कर लेना, आपकी किताब में नहीं दिया। आप एनसीईआरटी उठा के देख लो, नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें। तो हम लोग अपना जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से चीज़ों को समझिए और पढ़ें। सर किसे सार्कोसोम नाम दिया? बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। महक, भाई पहले माइटोकॉन्ड्रिया नाम था ही नहीं, पहले एक संरचना थी। तो सबसे पहले कॉर्लिकर ने उस संरचना को देखा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया आज हम बोलते हैं, है ना। तो उस समय वो एक संरचना थी चप्पल के जैसी, और उस माइटोकॉन्ड्रिया को कॉर्लिकर ने सबसे पहले सार्कोसोम नाम दिया। महक, ठीक है, क्लियर बच्चे। उसी संरचना को ऑल्टमैन ने देखा तो बायोप्लास्ट नाम दिया, ठीक है, बायोप्लास्ट नाम दिया। और ऑल्टमैन को ही बोला जाता है वास्तविक संस्थापक, ठीक है। या कह लीजिए जो ऑल्टमैन है इसको मैं इसमें डाल देता हूँ कि आप समझ जाएं कि ऑल्टमैन क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑल्टमैन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल्टमैन ही, ठीक है, वास्तविक हैं, ठीक है। ऑल्टमैन ही वास्तविक हैं, ध्यान रखेंगे। इनको यहाँ में लिख दीजिए वास्तविक खोजकर्ता। जो वास्तविक खोज करता है वो ऑल्टमैन है। ऑल्टमैन, ठीक है, वासन मैरी ऑल्टमैन वास्तविक खोज करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कब खोजा गया? आगे देखो नेक्स्ट। फ्लेमिंग ने इसे बेटा फिला नाम दिया। फ्लेमिंग ने इसे क्या नाम दिया? फ्लेमिंग ने बेटा इसे फिला नाम दिया। इसी बायोप्लास्ट को फिला नाम दिया फ्लेमिंग ने। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया कब खोजा गया, ठीक है बेटा। सी बेंडा, सी बेंडा ने फाइनली इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार आया है, खोजकर्ता आया है, ऑल्टमैन का नाम कई बार आया है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम रखा है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का ये नाम जो है, ये भाई साहब दे रहे हैं। ठीक है। सर हमारे स्कूल में सेल चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन ये सब वहाँ नहीं बताया गया। हाँ अभिलाषा, पता है मुझे, कुछ नहीं बताएंगे बेटा स्कूल वाले जो होते हैं ना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों खराब है, इसीलिए खराब है क्योंकि वहाँ पे जो टीचर है ना, वो बस लगे हुए हैं ऐसे, पढ़ाता थोड़ी बच्चे को। उनको पता है कि भाई 1 महीने के बाद सैलरी आई जानी है, क्या करेंगे बच्चे को पढ़ा के? अरे वो अपने खुद के बच्चे को नहीं पढ़ाते तमीज से, तो आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? ठीक है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। लेकिन करियर विल के जो टीचर्स हैं बेटा, वो इस बात को सोचते हैं कि आप लोगों को पढ़ाया ना जाए सिर्फ, आप लोग को, ठीक है, एजुकेशन ऐसी दी जाए कि आगे चल के आप लोग किसी और भी पर्सन को समझाने वाले या पढ़ाने वाले बन सकें। ठीक है। तो वो हमारा हम लोग का मेन रोल होता है। नंबर के लिए तो हर कोई पढ़ता है यार, नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ो। तो यहाँ पर टीचर्स आपको नॉलेज के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है। करियर विल का सिलेक्शन प्रोसेस कभी देखिएगा, बहुत कठिन होता है। ऐसा नहीं कोई भी टीचर करियर विल पे आपको आके पढ़ाने लगता है। ठीक है। चलिए, सीके विट्स की बात करें तो ये कौन है? ये वो महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस बात को बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होने की वजह से, ठीक है, सीके विट्स माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है। तो मैं देखता हूं अगर मैं इसको यहाँ लिख पाऊं तो आ जाएगा, पूरा तो नहीं आएगा, चलो फिर भी कोशिश करता हूँ। सीके विट्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा ग्रह का मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल का। पूछा जाता है आपसे, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 जो साइंटिस्ट हैं, अब ये आपको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है। और ये आपको क्लास 12th तक नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि कोशिका नाम का जो टॉपिक है ये आपको क्लास 9th में भी पढ़ना है, क्लास 10th में भी पढ़ना है, क्लास 11th में भी पढ़ना है, और क्लास 12th में कुछ बातें पढ़नी है। ठीक है। क्लास 11th में तक, मतलब 9 10th 11th में तो ये टॉपिक ही आपको पढ़ना है बार 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 बार। ठीक है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बातों के साथ। ठीक है। नोट करिए। थैंक यू सूरज, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए, आज के लिए आपको इतने पे ही रोकेंगे। ठीक है। क्योंकि इसके बाद मुझे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाना है, कुछ और बातें बतानी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर हम बात करें तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली, सॉरी कोशिका झिल्ली कह रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं, है ना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, 2 प्रकार की झिल्लियां, एक आंतरिक झिल्ली और एक बाह्य झिल्ली। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में कई प्रकार के कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, है ना। प्रोजेक्शन का मतलब कुछ उतार चढ़ाव आपको संरचना में दिखेंगे। ठीक है। और उस उतार चढ़ाव के ऊपर F0 F1 ग्रान्यूल्स पाए जाते हैं, F0 F1 कण पाए जाते हैं क्रिस्टी के ऊपर, है ना, उसे क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी के ऊपर F0 F1 कण पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है। तो आज की क्लास में आपको इतना ही रोकूंगा यहाँ तक। ठीक है। क्योंकि वो डायग्राम जो है बेटा, वो अगर मैं बनाऊंगा तो फिर वो कम से कम नहीं तो 25 से 30 मिनट तो वो डायग्राम मिल ही जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग कल बात करेंगे इसके ऊपर, नोट कर लीजिए। और ये सारी की सारी PDF मैं आज टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जब तक यहाँ पर चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही हैं, जब तक हमारी पूरी टीम नहीं आ रही है, तब तक हम आपको टेलीग्राम पे PDF दे देंगे। उसके बाद आपको जो PDFs हैं वो एप्लीकेशन पे ही मिलेंगी। ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई समस्या? प्रमोद बेटा टाइम पे आना होता है ना, टाइम पे आया करिए।
ठीक है, टेलीग्राम पे, हाँ, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा साइंस बाय केतन सर। थैंक यू सीमा, मीन्स अ लॉट टू मी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतनी बातें हमें पता लग गई हैं, कुछ और बातें भी करेंगे कल वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार। और प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिए अपना, कोविड चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है बच्चों। और थर्ड वेव भी कोविड की सुनने में आ रहा है कि आ गई है और बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, तो बच्चे, आप सभी छोटे बच्चे हैं अभी, है ना, आपकी एज ज़्यादा नहीं है, रेस्पिरेटरी इश्यूज आपको अगर होते हैं, कभी भी लगता है, तो अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताइए। और एक आध दो चीज़ें हैं जैसे ऑक्सीमीटर, ठीक है, जैसे बीपी की मशीन, जैसे डायबिटीज़ की मशीन, जैसे ऑक्सीजन का छोटा सा एक सिलेंडर आता है 450-500 वाला। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो आप अपने घर पे ज़रूर रखें, हर समय रखें। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और अगर ये मेजर्स आपके घर में होंगे तो कोई एक बड़ी दुर्घटना होने से टल सकती है। ठीक है, तो इतने पे ही मैं आपको छोड़ूंगा, कल मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, और मम्मी पापा का कहना ज़रूर माना करिए। ठीक है, घर पे ही रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, गुड लक।